जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ अपने टॉपिक को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे कि चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, किसी डायरेक्शन फ्लो होती है, वही बेसिक चीज़ें। सर्किट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या सिंबल्स जुड़े होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे थोड़े से रूल्स पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट है, किस रूल्स पे आगे बढ़ती है, सर्किट किस तरीके से होते हैं, क्या उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इस तरीके से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देर न करते चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो पहला जो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और ये कह सकते हो कि यही इकलौता टॉपिक ये जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये ओम्स लॉ क्या बोलता है भैया, कि ओम्स लॉ बोलता है कि अगर हम किसी भी फिजिकल जो भी मटेरियल ले रहे हैं हम, उसकी फिजिकल कंडीशन, कोई मटेरियल लिए उसकी फिजिकल कंडीशन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन, आप कहोगे सर फिजिकल कंडीशन क्या होती है। फिजिकल कंडीशन में आता है टेम्परेचर, प्रेशर, आता है स्ट्रेस। ठीक है, इससे और भी चीजें आती हैं, लेकिन हमको मोस्टली क्या फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, टेम्परेचर। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की फिजिकल कंडीशन अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब इतनी चीजें जो हम क्या रखना है, हमको कांस्टेंट रखना है। अगर इतनी चीजें हमको कांस्टेंट हैं, तो जो करंट होती है, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, ए बी वायर में, ठीक है, तो इस ओम्स लॉ क्या बोलता है कि इस वायर का फिजिकल कंडीशन हमारी कांस्टेंट है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट, इसमें जो ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अनुक्रमानुपाती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही ओम्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, कि कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट, द करंट flowing in that material is directly proportional to the potential difference across two ends of that material। ठीक है, अब यहां पर I अनुक्रमानुपाती V या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, देन इसको लिख सकते हो, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट बार लगता है, तो लिखा जाता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसको हम लोग लिखते हो V इज इक्वल टू I R। यही जो भैया आपका है, यही हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ बोलते हो। यहाँ पे जो आपने ये R ऐड की हो, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट है, इसी को हम लोग बोलते हो रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्लियर हो गया कि किसी भी मटेरियल की फिजिकल कंडीशन अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब इसमें तीन क्वांटिटी हमारे पास आई, एक आई V, एक आई R, एक आई, एक है R। तो इसमें भैया जो V और I है, ये तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ये जो R होता है वो अपोज करता है। कैसे, इसको फिगर से आप समझाते हैं। देखो इस तरीके से, ये जो आपका दिख रहा है, ये है ओम रेजिस्टेंस R जिसको बोलते हैं, ये है V और ये है I। देखो जो V और I है तो सपोर्ट कर, I का सपोर्ट कर रहा है, जो V क्या कर, I को धक्का दे रहा है, लेकिन जो R है वो क्या करता है, करंट को रोक करके रखता है। जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रेजिस्टेंस होता है वो करंट के रास्ते में रुकावट डेवलप करता है। तो जो देखिए ये वाला बंदा है, क्या कर रहा है, इसमें इसके रास्ते में रुकावट डेवलप कर रहा है, नहीं जाने दे रहा है, लेकिन ये जो वोल्ट है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो V और I एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जो ओम है R, ये क्या करता है, इसको जस्ट अपोज करता है। फिगर से आपको क्लियर हो गया, क्लियर, यही हमारा ओम्स लॉ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो भाई, वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो भाई, तो अब जैसे मैंने कहा था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम V बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा I बढ़ेगा। बस हमको यही चेक करना होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू।
तो इसको हम सर्किट कैसे जोड़ते हैं, ये सर्किट आपके सामने जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो सर्किट में ये जो है एक बैटरी का कनेक्शन है, ठीक है, ये रियोस्टेट है, ये एमीटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और ये हमारा वोल्टमीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा। तो इस तरीके से हम सर्किट को अरेंज करते हैं। अब जब सर्किट को अरेंज करते हैं और फिर हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है, जैसे रीडिंग में क्या होगा, इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो एक साइड में वी होता है, एक साइड में आई होता है, तो रीडिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम रीडिंग लेते हैं और फिर हम ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से हमारा एक ग्राफ आता है। अगर ये सीधे ग्राफ हमारा इस तरीके से बढ़ता है लीनियर केस में, ठीक है, अगर इस तरीके से इसको हाईलाइटर ले लेते हैं, ये अगर इस तरीके से ग्राफ सीधी लाइन बढ़ता है, जिस तरीके से हम v बढ़ाएंगे या जिस तरीके से i बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से v बढ़ा रहे हैं, दोनों एक साथ बढ़ने चाहिए। जिस रेशियो में हम v बढ़ाएंगे उस रेशियो में i बढ़ना चाहिए। तो अगर ग्राफ हमारा बिल्कुल सीधा चल रहा है तो यही वेरिफिकेशन होता है कि हमारा ओम्स लॉ वैलिड है। अगर ग्राफ ये स्ट्रेट नहीं गया है तो मतलब फिर वेरीफाई, वहां ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं है। ठीक है, देखो मान लेते हैं अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, मान लेते हैं कुछ इस तरीके का ग्राफ आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ओम्स लॉ लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है। ठीक है, यही वेरीफाई होता है, मतलब हमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करना होता है जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होती है कि इस इंस्ट्रूमेंट से लगातार रीडिंग नहीं ले सकते। 12th में प्रैक्टिकल होता है इसका। इसमें लिमिटेशन ये होती है कि डायरेक्ट हम कंटिन्यूअस रीडिंग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस रीडिंग लोगे तो आपका जाहिर सी बात है इंस्ट्रूमेंट हीट हो जाएगा। अगर हीट हो गया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अभी आपने क्या कहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए ओम्स लॉ वैलिड है। अगर टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट देन ओम्स लॉ डज नॉट वैलिड, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा भैया हमारा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगर लिखने को आता है तो आप सिर्फ ये सर्किट बना दोगे और ये ग्राफ बना दोगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। देखो मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, अब ये कंडक्टर है, इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस है आर। ये डिपेंड करता है इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला फैक्टर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा होता है ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसका जो एरिया होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तभी आपने देखा होगा कि जो हैवी पावर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो तार की लंबाई होती है कम रखी जाती है और तार की मोटाई ज़्यादा रखी जाती है, जिससे रेजिस्टेंस हमारा कम से कम हो सके, वहाँ पे एनर्जी करंट जो आसानी से फ्लो हो सके। ठीक है, इसको हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर एक स्टेप बीच में लिख दूं, ये है मिक्स करने पे आर डायरेक्टली प्रो एल बाई ए, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट ऐड करते हैं रो। ये क्या है भैया, हमारा ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ठीक है, या इसका नाम दूसरा भी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को दो नाम से जानता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब फॉर्मूला तो बहुत आसान है याद करना, देखिए अब देखिएगा, फॉर्मूला हमारा है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया अगर हम लेंथ को आधा कर दें, एरिया को कुछ चेंज कर दें, तो क्या रो पे फर्क पड़ेगा? तो यहां से तुरंत रो का फॉर्मूला निकालो, आर ए अपॉन एल। क्वेश्चन आ गया कि एरिया को हाफ कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, या लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, तो बताओ रो पे क्या फर्क पड़ेगा? तो तुरंत इसमें आपने फॉर्मूला लगाया कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, और रो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L। तो आपने कहा कि एरिया बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो रो घटेगा, तो तुरंत आंसर दे दिया आपने। लेकिन
मेन चीज समझने वाली है कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। रो जो है वो ए एंड एल पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ए और एल में चेंज करने पर रो जो होता है हमारा नो चेंज रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एरिया और लेंथ के चेंज करने पर विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अब इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि जैसे नोट करके लिख लेते हैं, कोई वायर है, अगर उसको खींचिए तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी। एक लेंथ बढ़ने के साथ उसका एरिया क्या होता है, वो वायर जो होगा, मोटा वायर अगर खींचते तो धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, मतलब लेंथ बढ़ेगी लेकिन एरिया कम होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। एरिया बढ़ेगा घटेगा, लेंथ बढ़ेगी घटेगी, लेकिन उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वायर नेवर बी चेंज्ड। वॉल्यूम यानी कि उस वायर का वॉल्यूम जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। देखो भाई, अगर ये जो सामने फिगर बना है, ये ए हो गया इसका एरिया, एल हो गया इसका लेंथ, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हो जाता है ए इंटू। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जिसमें क्या याद रखना है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, फॉर्मूला ये याद रखना है। लेंथ और एरिया में चेंज करने पर रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए इज 4 ओम। इफ लेंथ बिकम्स एल बाई 2 एंड एरिया बिकम्स 2a, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन ही बहुत आसान सा है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे मैं करते चलता हूँ। ये आपका एक कंडक्टर मैंने फिगर बना दिया, कह रहा है इसका रेजिस्टेंस R है, इसका एरिया A है, लेंथ है L, तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4। ठीक है, चलो फार्मूला लगा लेते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया रो L बाई ए इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब कह रहा है इसमें चेंज करना, भाई क्या करना है, लेंथ को हाफ कर देना है और एरिया को डबल कर देना है, जो भी कहे आपसे। चलो फॉर्मूला रखो, आर डैश इज इक्वल टू, अब हमको फाइंड क्या करना है, नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, फॉर्मूला रख दो, तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई 2 और ये हो जाएगा 2a। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4a। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, 1/4 रो एल बाई ए। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट देखो जरा, कि इसके लिए क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 4, कैंसिल कर दो, कितना आया, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू 1 ओम, यानी कि उसका जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम का हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और घुमाते हैं क्वेश्चन को, जैसे अगर ये चीज ना दी होती, हमको समझ करो ये नहीं दिया है। ठीक है, उसने क्या दिया कि यदि लंबाई एल बाई 2 हो जाती है, तो हमको पता है वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो ए इंटू एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू ए डैश। ए डैश हमको पता नहीं है कि लंबाई कम करने पे ए डैश क्या हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एल इज इक्वल टू एल डैश कितना हो जाएगा, एल ए बाई 2, एल डैश एल बाई 2 और ए डैश एल से एल कैंसिल हो गया, तो ए डैश कितना आ जाएगा भैया, 2a। ठीक है, देखो 2a पहले से गिवन था, यहाँ पर भी आपका 2a आ गया। तो अगर क्षेत्रफल गिवन है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो हम एल बाई इस फॉर्मूले से वो चीज निकाल भी सकते हो। ठीक है, अब क्षेत्रफल ना गिवन हो, लंबाई भी, लंबाई दोनों में से कोई एक गिवन होगा, या तो लंबाई गिवन होगी या क्षेत्रफल गिवन होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। फिर अगर लंबाई में चेंज और एरिया में चेंज गिवन है, तो फिर आपको वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। अगर लेंथ में चेंज और एरिया में चेंज दोनों में से कोई एक गिवन है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और इनको एक बार ट्राई भी करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है बिल्कुल बिंदास होकर पूछिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज। देखो भाई, रेजिस्टेंस को अब हमको जोड़ना होता है, दो तरीके जोड़ सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो देखो भाई, इसको ये हमारा सीरीज में जोड़ने का मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा R1
R2 R3, ठीक है। इस तरीके से सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब ऐसे ये जुड़ा फिर ये जुड़ा फिर, और इसे जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम निकालना है, तो सर्किट में बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखो ये 3 रेजिस्टेंस जो आपके सामने सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, ये मीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज कि रेजिस्टेंस जो सीरीज में जुड़े होंगे, तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुड़ा है तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आई होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि करंट सेम रहती है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि इन सीरीज केस करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। दूसरे के क्रॉस निकालो, V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2। V3 की निकालो जरा, आई इंटू R3, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। पहले क्रॉस कितना है, V1, दूसरे के क्रॉस कितना है, V2, तो तीसरे के क्रॉस कितना है, V3। अब अगर मैं फिगर से देखो भैया जरा, तो फिगर के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता हूं, अगर तीनों को ऐड कर दूं तो v के बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पर हमको सब पता है, ये देखो ये सब वैल्यू को पता है, ये चीज वैल्यू पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V1 आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3, आई कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो उनको सिंपली ऐड कर दीजिए, नेट रेजिस्टेंस हमारा निकल आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि अगर सीरीज में है, क्या क्या चीज में याद रखनी है, सीरीज में सर्किट जुड़ा है तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट रहती है वो सेम रहती है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर घर की वायरिंग सीरीज में की जाए, घर की वायरिंग सीरीज में करी जाए तो एक नुकसान होता है। क्या नुकसान होगा कि अगर सीरीज में किए हो, देखना जरा कि ये चीज लगा दिए हो, ये हमारा मेन सोर्स है, इसे जोड़ते चले गए। अब अगर ये चीज खराब हो गई तो फिर आगे के इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो है सीरीज। तो हमको क्या याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं पैरेलल। पैरेलल में देखो इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ मान लेते हैं इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये बताता कौन है, वोल्ट मीटर बताता है। वोल्ट मीटर कहाँ लगा है, ये लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, x और y, ये y है ये x है, इन दोनों इनसे हर रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़े हैं। देखो R1 भी जुड़ा, R2 भी जुड़ा, R3 भी जुड़ा, तो इनके मतलब क्या है कि हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। बस यही चीज हमको याद रखनी है, v आपका सेम रहेगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल। रेजिस्टेंस उसमें सीरीज में करंट सेम रहती है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। अब ये मान लेते आई है, पहले में मान लेते हैं I1 करंट जा रही है, दूसरे में I2 जा रही है, तीसरे में I3 जा रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हो। और हमको था V इज इक्वल टू आई आर, तो V अपान R इसको लिख दीजिए, V अपान R1 इसको लिख दीजिए, V अपान R2 इसको लिख दीजिए, प्लस V बाई R3 इसको लिख दीजिए। V क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। ये चीज हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें भी आपको दो चीज याद रखनी है कि पैरेलल में हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, और फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, क्लियर। घर की वायरिंग भैया हमेशा पैरेलल में की जाती है, घर की वायरिंग हमेशा पैरेलल में की जाती है, ठीक है। अब जैसे ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया। अब ये 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए, अगर ये खराब भी हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों हमारे चलते रहेंगे। इससे घर की वायरिंग हमेशा पैरेलल में की जाती है, ठीक। तो हम लोग आज जो काफ़ी ठीक ठाक टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए हैं, इसमें आपको ओम्स लॉ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और जो
रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला, वो अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, न्यूमेरिकल से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि उस टॉपिक से न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन 101% बनते हैं। ठीक है, बाकी अगर कहीं दिक्कत आती है, बिल्कुल आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, मैं फिर से वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जहाँ पे दिक्कत है वो बताते रहिए, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।